हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो दोस्तों, हम अपनी विजन आईएएस की इस वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने लेकर आए इसका लेक्चर नंबर 36 और इसमें हम कोल्ड वॉर का ही कंटिन्यूएशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर इस कोल्ड वॉर का टॉपिक ओवर कर दें। चलिए शुरुआत करेंगे, उसके पहले सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। चलिए, पहला टॉपिक रहता है स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म आउटसाइड यूरोप का। अब ये ब्रिंक ऑफ वॉर के आगे की टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। हुआ क्या कि 1940s आते आते कोल्ड वॉर अब यूरोप के बाहर भी फैलने लगी। एक कम्युनिज्म के तौर पे, है ना, एक कम्युनिज्म स्प्रेड हुआ एशिया में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में। इसमें हर एक कंट्री अपना खुद का ब्रांड मार्क्सिज्म का अडॉप्ट कर रही थी। चाइना की अगर मैं बात करूं तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जो 1921 में यहाँ पे फॉर्म हुई, जिसे रशियन रेवोल्यूशन से इनकरेज मिला था 1917 के, और ये जीती सिविल वॉर में अगेंस्ट कुओमिंटांग, जो अभी आपको पता ही है, केएमटी वगैरह और ताइवान वगैरह का इशू जो है। अब क्या है, ये प्रो पीजेंट प्रोग्राम रहा और इसका जो रेजिलियंस था लड़ने में, इन्वेट करने में जापानीज को, ये बहुत पॉपुलर रहा जनता के बीच में। तब चाइना ने कोशिश करी कि जो खतरा है कम्युनिज्म का, इसे खत्म कर दें। कैसे? कोरियन वॉर में इंटरफेयर करके। और इसने अपना जो फ्रंटियर था और एक्सपैंड करा। कैसे? तिब्बत को इसने इन्वेट करा 1951 में, फिर इसने 1959 अपराइजिंग को दबा दिया, ठीक है, जिसमें तिब्बतियन ने खुद की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी थी ना चाइना से। उसके बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब खत्म हुआ, रैन जो चल रहा था सोवियत लाइंस पे, अब इसके बाद फोकस था इसका हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। अब माओ लेकर आए इसके बाद एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में। इसमें फोकस था एग्रीकल्चर इकोनॉमिक पे, धीमे धीमे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। तो ये सारी चीज आना शुरू हुई। फिर आई बात कोरियन वॉर की। कोरियन वॉर 1950 to 53। बैकग्राउंड ये था कि कोरिया को जापान ने अनेक्स किया था 1910 में, और जापान के पास ये रहा था वर्ल्ड वॉर 2 तक। उसके बाद कोरिया डिवाइड हो गया था इस तरह से कि यूएस और यूएसआर जॉइंटली ऑर्गेनाइज करते जापानीज ने सरेंडर और विड्रॉल यूएसएसआर का हो गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, नॉर्थ कोरिया को सोवियत ट्रूप्स ने यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया, वाइल साउथ कोरिया जो है वो यूएस की डोमिनेशन में आ गया था। डिवीजन पर ये परमानेंट नहीं था। यूएन और यूएस चाहते थे फ्री इलेक्शन कराना पूरे देश में। वजह ये थी कि यूएस चाहता था कि मतलब पोजीशन जो यूएस की है वो वैसी ही रहे दैट साउथ कोरिया के अंदर जो थी 2/3 कोरियन पॉपुलेशन की, एंड यूएस पक्का उससे पता था कि वो जीतेगा, है ना, कैपिटलिस्ट इलेक्शन में पोस्ट यूनिसन ऑफ कोरिया। क्यों? क्योंकि कोरिया जो है वो पार्ट था कोल्ड वॉर का, जैसे जर्मनी था। 1948 में इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब जो साउथ कोरिया था, उसे बनाया गया और इलेक्शंस यहाँ पे किए गए यूएन के सुपरविजन के अंदर। जल्दी यूएसआर ने एक डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया बनाया और अंडर अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ किम टू संग के। अच्छा, 1949 में क्या हुआ कि रशिया और यूएस के ट्रूप्स ने वहां से खुद को पीछे कर लिया और एक ऐसी सिचुएशन बनी जहाँ पे कोरियंस ने पार्टीशन को रिसेंट किया और लीडर्स दोनों साइड के, नॉर्थ और साउथ के, उन्होंने कहा कि हमारे जो है पूरे कोरिया पे हमारा जो है वो राइट है। अब क्या हुआ, कोरियन वॉर की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसे हुई कोरियन वॉर जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को इन्वेट करा। ये कह गया कि हमें देश को एक करना है। रीजन ये था क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने करा क्योंकि इसने एक ऐसा कदम उठाया जो अभी क्लियर ही नहीं था, है ना। बट इसकी वजह से क्या हुआ, इससे ये हुआ कि यूएसएसआर ने इसे टैंक वगैरह सप्लाई करे इस एम से कि हम सोवियत का इन्फ्लुएंस बढ़ा लेंगे पैसिफिक में, ठीक है। और यूएस ने, यूएसएसआर समझ गए, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपनी स्पीच में कहा कि जो एरिया है यूएस का वो डिफेंड करेगा पैसिफिक में, बट ये मेंशन इसने नहीं करा साउथ कोरिया का। चाइना भी अपने ट्रूप्स भेज रहा था प्रोविंस में फेसिंग ताइवान आइलैंड, जिससे एक इंप्रेशन हुआ कि एज इफ चाइना जो है वो अटैक ताइवान पे करना चाह रहा है।
तो इससे नॉर्थ कोरिया को ये उम्मीद हुई कि जो ये कम्युनिस्ट चाइना बना है ये नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करेगा। नॉर्थ कोरिया ने ब्लेम किया साउथ कोरिया का स्टार्ट करने के लिए वॉर को लेके, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पे इल्जाम लग रहे थे कि साउथ कोरिया के ट्रूप जो हैं उन्होंने 38 पैरेलल फर्स्ट को क्रॉस कर लिया है। अब इसमें आप कहेंगे कि मैम कोई रोल क्या यूएन का भी था? देखिए यूएन का रोल हर जगह चला आता है। यूएस को झटका लगा, अलार्म हुआ, ये है ना, इसने कहा बेटा कुछ करना पड़ेगा, ये जो नया कम्युनिस्ट स्टेट बन रहा है नॉर्थ कोरिया ये जीत जाएगा। तो उस टाइम पे यूएस ने डिसाइड करा कि अपने ट्रूप्स भेजेगा, और इलेक्शंस के एक दिन बाद यूएस ने कोशिश करी कि यूएन का सैंक्शन लगा दे मिलिट्री इंटरवेंशन पे। बट यूएसएसआर इस वक्त तक यहाँ पे क्या था कि जो है वो अब ये मीटिंग्स वगैरह से हट रहा था यूएनएससी की, एंड यहाँ पे डिबेट होने लगी कि अगर इफ एब्सटेंशन मीन्स वेटो, वेटो पावर का अपना यूज कर रहा है, तो इस टाइम पे ही जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली थी इसने एक हिस्टोरिक यूनाइटिंग फॉर पीस का रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा और ओवर रूल्ड करा गया किसी भी पॉसिबल वीटो के द्वारा जो रशियन एब्सटेंशन की तरफ से आती। इससे क्या हुआ, इससे एक रास्ता मिल गया यूएनएससी के रेजोल्यूशन का। और यहाँ पे ये बात समझिएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड किया था कि हम इंटरवेन करेंगे यूएनएससी की मीटिंग के एक दिन पहले ही, एंड इसलिए यूएनएससी जो है रेजोल्यूशन ये एक ऐसा दिन था सिर्फ क्योंकि यूएसएसआर एब्सटेन कर रहा था। ठीक है, अब यूएस का जो इंटरवेंशन था अब ये तो था ही था, जानते हैं आप, आज भी है यूएन के अंदर। और यूएनएससी का रेजोल्यूशन हो सकता था कि फ्रंटियर्स वापस दिला दे अलोंग विद द 38 पैरेलल नॉर्थ, बट अपना गोल पाने के बाद यूएस ने निकाल लिया, मतलब एक्सट्रैक्ट कर दिया आपका यूएनएससी का अप्रूवल फॉर इन्वेडिंग नॉर्थ कोरिया। इसलिए यूनाइटेड नेशन जो है वो डिक्टेट करा गया बाय यूएस। वो तो दिखता ही रहता है हमें, यूएस जीता, सक्सेसफुल हो गया नॉर्थ कोरिया को पुशबैक की फोर्सेस को पुशबैक करने में। बट अब इसको ये था, आज आप देखते हो ना कि कितना कितना जो है साउथ कोरिया में जाती नॉर्थ कोरिया बौराता रहता है। इनको डर है यूएस को, कहीं चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया सबसे पंगा है कहीं उठा के। अभी इन्होंने हाल फिलहाल में ये भी एडवाइजरी जारी करी थी कि क्या होगा अगर मतलब क्या करना चाहिए अगर मान लीजिए न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो यही सब वजहें हैं। खैर, इम्पैक्ट क्या रहा वॉर का? अच्छा, फिलहाल एक चीज समझिए, चाइना जो था ना ने यूएस को वार्न भी किया कि तुम भाई नॉर्थ में इन्वेड ना करो, अपने आप को रिस्टोरेशन तक रखो, है ना, 38 पैरेलल के भी। अब इसको डर था, है ना, पॉसिबिलिटी कहीं प्रो कैपिटलिस्ट कोरिया की ना हो जाए, है ना, जो इसके इमीडिएट नेबरहुड के अंदर। तो चाइना ने इंटरवीन किया मिलिट्री को और कैप्चर कर लिया सियोल को। सियोल किसकी राजधानी है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। सियोल को कैप्चर कर लिया। मैक आर्थर जो यूएस के कमांडर थे उन्होंने सजेस्ट करा कि बेटा न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज कर दो चाइना के ऊपर, एंड इनको खैर सब्सिक्वेंटली इनको पोस्ट से अपनी हटा दिया गया। यूएन की फोर्सेस वापस बाउंस बैक करी और फाइनली फ्रंटियर को रिस्टोर कर दिया गया अलोंग विद द 38 पैरेलल नॉर्थ। कोरियन वॉर खत्म हुई, है ना, कोई पीस ट्रीटी वगैरह साइन नहीं करी गई थी, इसलिए कोरियन वॉर आज तक तो चल ही रही है, देख ही रहे हैं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक दूसरे के दुश्मन। अच्छा, ये बताइए इम्पैक्ट क्या रहा है इस कोरियन वॉर का? देखिए, दोनों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बुरी तरह से खत्म हो चुके थे वॉर के बाद, जिसकी वजह से कुछ नहीं बचा था और कुछ परमानेंट रहा भी नहीं। कोरियन वॉर ये पहला ऐसा एग्जाम्पल था जब यूएस ने मिलिट्री एक्शन को यूज करा इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक मेजर्स अंडर द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। तीसरा, रेडिकल्स यूएस के अंदर वो अगेंस्ट थे कि आप चाइना को इन्वेड मत करो, एंड इसे मानते हैं एक लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी के तौर पे। चौथा, यूनाइटेड नेशन टू बी परसीव्ड बाय द कम्युनिस्ट कंट्रीज एज, आपको पता ही, एज अ टूल ऑफ कैपिटलिस्ट पावर, वो दिखता ही है। कोरियन वॉर की वजह से चाइना की इमेज वर्ल्ड के अंदर एक मिलिट्री पावर के तौर पे अच्छी हुई, और यहाँ पे रोलिंग बैक टू कम्युनिज्म, मैड, ब्रिंसमैनशिप, न्यूक्लियर डिटरेंस, ये जो पॉलिसी थी, तो कोरियन वॉर ने कोल्ड वॉर को और देखा जाए तो बढ़ावा दिया। यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी थी इसे डोमिनेट करा गया यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डुल्स के द्वारा, जो कि 1959 तक रहे थे 53 से। इनका ये मानना था कि कंटेनमेंट कम्युनिज्म का वो इनएडिक्वेट है, और उन्होंने कहा और अग्रेसिव पॉलिसी लेकर आओ, रोलिंग बैक ऑफ कम्युनिज्म की, कैसे लोगों को आज़ादी देके कम्युनिस्ट टायरनी से।
इन्होंने कुछ डेंजरस डॉक्ट्रिन जैसे मैसिव रिटेलिएशन हो, डॉक्ट्रिन ऑफ ब्रिंकमैनशिप, जिसका मतलब कि कैसे सिचुएशन बना दो जिससे कंट्री वापस से जो है वो वॉर की तरफ बढ़े विद यूएसएसआर बिना एक्चुअली वॉर को लड़े। और तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ मैड, जिसका यूज करा गया जस्टिफाई करने के लिए आर्म्स बिल्डअप को। इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से है ना म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो, न्यूक्लियर वेपन स्टेट वोंट रिस्क न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट अनदर न्यूक्लियर वेपन स्टेट। क्यों? मतलब बिकॉज ऐसी सिचुएशन में दोनों ही एक दूसरे को बर्बाद कर लेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ मैड। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस, इसका मतलब कि न्यूक्लियर वेपन आपके पास होंगे ना, दूसरी कंट्री आपसे लड़ेगी ही नहीं, वॉर के आएगी नहीं, आपको डर लगेगा ना कि अरे उसके बाद तो न्यूक्लियर वेपन कहीं चला देगा तो मैं मर जाऊंगा। तो कोल्ड वॉर बहुत और खतरनाक बन गई कोरियन वॉर की वजह से, है ना। और कुछ मिलिट्री अलायंस की शुरुआत हो गई एशिया और पैसिफिक के बीच में, जैसे चाइना ने सपोर्ट करा कम्युनिस्ट वियतनाम को इंडो चाइना स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में अगेंस्ट फ्रांस। दूसरा, जब ये स्विस वॉर खत्म हुई 1956 में तो अरब की कंट्रीज सोवियत यूनियन के करीब पहुंच गई। यूएस ने यहाँ पे घेरा चाइना को, कैसे? मिलिट्री बेसिस बना के। उसके बाद सीतो का फॉर्मेशन हुआ, बगदाद पैक्ट को साइन करा गया, जिससे ईरान, इराक, तुर्की और पाकिस्तान मिलिट्री अलायंस में आ गए थे यूएस के साथ में। और फिर हम क्यूबा की बात करते हैं, है ना। इम्पैक्ट वगैरह ये देखिए लिखा हुआ है, ये सारा कुछ इम्पैक्ट है, मैं आगे बढ़ाना भूल गई फील में। क्यूबा की बात करें तो क्यूबा रेवोल्यूशन एक प्रीकर्सर के तौर पे आप ले सकते हो इस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का, यही वजह थी। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझना जरूरी है इसके पीछे। वजह क्या थी इस रिसेंटमेंट के अगेंस्ट यूएस? पहला तो इंटरफेरेंस इंटरनल अफेयर्स में। क्या? 1898 में यूएस ने मदद करी क्यूबा की आज़ादी दिलाने में स्पेन से। तब से क्या हो रहा था, क्यूबन्स के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस था यूएस का, और ये समझ नहीं आ रहा था क्यूबन्स को, ठीक है। दूसरा, यूएस का कंट्रोल क्यूबन इकोनॉमी के ऊपर था, है ना। यूएस की कंपनी ने बहुत इन्वेस्ट किया था क्यूबन इकोनॉमी पे, 50% ज़्यादा ज़मीन थी और क्यूबा के अंदर इन लोगों की 3/5 रेलवेज और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन था, ये दिक्कत थी। पुअर सोशल इंडिकेटर्स, यहाँ पे वेल्थ कुछ ही लोग के पास थी, ज़मीन कुछ ही लोग के पास थी, है ना, बहुत सारे लोग गरीबी से जूझ रहे थे। इकोनॉमी काफ़ी कमज़ोर होना, क्यूबा डिपेंडेंट था शुगर एक्सपोर्ट पे, है ना, तो इकोनॉमी इतनी सफिशिएंट नहीं थी इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन को लेके। अच्छी गवर्नेंस नहीं थी। वायलेंट रेवोल्यूशन बहुत ज़रूरी हो गया था, मतलब पता है 1952 में इलेक्शंस ये था कि होंगे, और एंटी करप्शन प्रोटेक्ट्स भी स्टूडेंट्स कर रहे थे और साथ साथ में चल रहा था। तो करप्शन देखिए क्या हाल चल रहा था, तो उसके से वायलेंट रेवोल्यूशन होने लगा। बेतिस्तास रिप्रेशन, ये क्या था? ये काफ़ी ब्रूटल था और बहुत सारे सस्पेक्ट जिन पे शक था उनको टॉर्चर करा गया, मार दिया गया, और इसकी वजह से पब्लिक ओपिनियन खासकर मिडिल क्लास लोगों का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ना बतिस्ता के लिए, वो अगेंस्ट हो गया बतिस्ता के। उसके बाद रेवोल्यूशन की सक्सेस अगर बताऊं तो शी ग्यूरा एक एक अर्जेंटीनियन था, इसने सपोर्ट दिया कैस्ट्रो के कैंपेन को, और 1959 में 32 साल की उम्र में कैस्ट्रो ने बेतिस्ता को उठा के फेंक दिया, है ना, ये भागे डोमिनिकन रिपब्लिक, और बहुत सारे इसके सपोर्टर भाग गए मियामी में यूएस के अंदर। इसलिए आज तक भी मियामी के अंदर एक एंटी क्यूबन लॉबी देखने को आपको मिलती है, और एक लिबरल सरकार को एस्टैब्लिश करा गया क्यूबा में, और कैस्ट्रो बने इसके हेड। और फील्ड इन पावर की बात करें तो बेतिस्ता के सपोर्टर जो नहीं भागे क्यूबन में, उनको ट्राई कर दिया गया। कुछ सीआईए के मेंबर्स जो थे इनमें, है ना, अमंग दीज पीपल, एंड दस यूएस ने अपोज करा इन सारे ट्रायल्स को। अब देखिए इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स बताऊं क्यूबा के कैस्ट्रो के रिजाइम के टाइम पे, तो एक आता है आपका फीडल्स रिफॉर्म प्रोग्राम, देखिए अभी आ रखा है, नहीं आया। तो अगर समझिए इस प्रोग्राम के अंदर लैंड रिफॉर्म्स जो लाए गए, फीडल ने शुरुआत करी रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की लैंड की, ताकि कॉन्सेंट्रेशन लैंड ओनरशिप का, मैंने बताया ना कुछ लोग के पास था, वो कम हो। 70% लैंड फॉरेनर्स की थी उस समय, है ना, खासकर यूएस, और इसलिए यूएस की सरकार भैया बोस हो गए इस लैंड रिफॉर्म के। सोशल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म के बाद क्यूबा ने कहा हम एजुकेशन और हेल्थ में ध्यान देंगे, बहुत सारे यंग लोग जो हैं वो दूर दराज गांव में पहुंचे फार्मर्स को पढ़ाने के लिए, उनके बच्चों को। फिर आया नेशनलाइजेशन, कैस्ट्रो का अगला चाहते थे कि यूएस का ऑयल रिफाइनरीज जो हैं
वो प्रोसेस करें सोवियत क्रूड को, बट इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, है ना। तो इन्होंने कहा कि हम नेशनलाइजेशन कर देंगे ऑयल रिफाइनरीज का। और यूएस का ट्रेड एम्बार्गो, मतलब देखो यूएस ने क्या कहा था ना कि भाई देखो, यूएस का ट्रेड एम्बार्गो जो क्यूबा पे था, तो यूएस ने रोक दिया इंपोर्ट क्यूबा की शुगर का 1960 से। और क्यूबा के अंदर आप जानते हैं कि शुगर एक्सपोर्ट पे बहुत डिपेंडेंट है यहाँ की इकोनॉमी, मेन एक्सपोर्ट मार्केट यही है। तो इससे इकोनॉमी हर्ट हुई। एंड अब यूएसएसआर ने प्रॉमिस कर लिया था कि हम आपकी शुगर बाय कर लेंगे। तो कैस्ट्रो ने हमेशा स्पोर्ट्स को काफ़ी सपोर्ट करा है, और बहुत सारे क्यूबन्स जो हैं वो डिसेंडेंट भी रहे हैं अफ्रीकन इमिग्रेंट्स के, जो वहाँ पे अफ्रीकन लोग आ गए थे। अच्छा रैंक लाता रहा है ओलंपिक मेडल्स में। फिर आती है बात बे ऑफ पिग्स की। तो ये यूएस तरह से इन्वेजन क्यूबा का सपोर्ट किया था क्यूबन्स इन एग्जाइल के द्वारा यूएस में, और अटैक को प्लान किया गया था एसेनहोवर के अंदर और एग्जीक्यूट हुआ ड्यूरिंग कैनेडीज के टाइम पे। फिर आई क्यूबन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। तो 1961 के बाद बे ऑफ पिग्स, क्यूबा बना कम्युनिस्ट स्टेट और इसमें एक पार्टी सिस्टम हुआ। एक बात यहाँ पे समझिएगा कि जो टर्म कम्युनिस्ट स्टेट है इसको यूज करा जाता है वेस्ट के अंदर, ना कि कम्युनिस्ट रिजाइम के द्वारा खुद, क्योंकि जो कम्युनिस्ट रिजाइम है ये कम्युनिज्म को मानते हैं कि ऐसी चीज है ना, ये सिर्फ मतलब पूरा सोशलिज्म जब होता है सोसाइटी में है ना, ये सारी चीजें के बात होती हैं। चलिए सब छोड़िए। ओके, क्यूबा और यूएसएसआर की अगर हम बात करें तो जैसे क्यूबा यूएसएसआर के यूएस के रिलेशन, क्यूबा और यूएस के रिलेशन जब खराब होने लगे तो क्यूबा यूएसएसआर के इम्प्रूव होने लगे। मैंने जैसे बताया मैंने चीनी वीनी को लेके, है ना। फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई। अब यहाँ पे क्यूबा ने अग्री करा कि हम सोवियत न्यूक्लियर सरफेस टू सरफेस मिसाइल को रखेंगे, है ना, अपने ही बचाव के लिए। रीजन ये था कि निकिता का एक्शन जो था, है ना, वो बढ़ा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का वेस्ट के साथ में 1956 में, जैसे शूटिंग डाउन U-2 स्पाई प्लेन यूएस का, टेंशन बर्लिन के अंदर, वियतनाम वॉर की शुरुआत हो गई 1961 में। उसके साथ यूएसएसआर चाहता था कि हम सॉलिडारिटी दिखाएं फिडेल कैस्ट्रो के साथ, ठीक है, वो एंड करना चाहते हैं वॉर, मतलब एट रिसीविंग एंड ऑफ यूएस। अच्छा, यूएसएसआर हैड लॉस्ट लीड इन ICBMs इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स टू एटलस मिसाइल्स जो कि यूएस ने बनाई थी। तो जल्द ही इसने डिटेक्ट कर लिया सोवियत के मिसाइल को, और ये ऐसा वक्त था जब मतलब न्यूक्लियर वॉर की तरफ वर्ल्ड बढ़ ही रहा था। यूएस ने ब्लॉकेड लगा दिया क्यूबा के ऊपर, है ना, कि रशिया की शिप्स को दूर रखो, मिसाइल ला रही हैं जो क्यूबा में। और फाइनली 1963 में यूएन ने नेगोशिएट करा एक कॉम्प्रोमाइज जो कि JF कैनेडी और क्रूशेव के बीच में हुआ था, जहाँ पे बात हुई थी कि यूएस ने थॉर और जुपिटर को हटा लिया था, एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश करी गई थी वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच में, और रशिया यूएस ब्रिटेन ने एक न्यूक्लियर टेस्ट बैन कोड साइन करा 1963 में। फिर साउथ अफ्रीकन वॉर हुई 1966 से 89 तक। तो ये ऐसी लड़ाई थी, ये पार्ट थी कोल्ड वॉर का, उसे लड़ा गया था अंगोला में और साउथ वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है। फिर साउथ अमेरिका रेवोल्यूशंस हुए उस समय, कुछ लेटिन अमेरिकन नेशंस ने एक वायलेंट रेवोल्यूशन जैसे बोलीविया वगैरह। फिर डेथ हुई शी की, कब, 1967 में। उसके अलावा पीसफुल सेकेंड फेज आया कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का साउथ अमेरिका के अंदर। क्यूबा यूएसएसआर की बात बताएं तो फॉल जब हुआ ना यूएसएसआर का 1991 में, तो क्यूबा क्राइसिस में आ गया। सबको लगा कि सरकार अब फॉल हो जाएगी एक साल में, बट कैस्ट्रो की लीडरशिप बहुत बढ़िया थी। कैस्ट्रो ने एग्रीमेंट साइन करे यूरोपियन यूनियन कनाडा के साथ में, है ना, कि टोबैको और शुगर केन सेक्टर में। उसके बाद बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक बेयर एंड DHL वगैरह उन्होंने अपनी दुकानें खोली क्यूबा में, है ना, मतलब एंड इससे अच्छा फॉरेक्स अर्निंग मिली इसको। और UN फॉर क्यूबा, तो बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास करे गए थे, बहुत बार ये कहा गया था यूएसए की भाई खत्म कर दो ये सब चीजें एम्बार्गो। अच्छा, आज के टाइम पे क्या हालत है क्यूबा की, तो रॉल कैस्ट्रो के अंदर 2010 में क्यूबा पहुंचा चाइना टाइप मॉडल इसने सोशलिज्म का अपनाया था, जिसमें बहुत सारे मार्केट फोर्सेस थे। बाद में 2013 में रॉल कैस्ट्रो ने डिफेंड करा एसेंशियली वन पार्टी सिस्टम को, है ना, सोशलिज्म को बचाने में। इन्होंने ये कहा कि मल्टी पार्टी जो डेमोक्रेसी है इवेंचुअली इसे कैपिटलिस्ट क्लास अपने अंडर रख लेगा, इसलिए इससे सोशलिज्म को खतरा है, ठीक है।
तो ये सारी बातें करी गई और कुछ यहाँ पे रिफॉर्म्स इनिशिएटिव भी थे जो ये लेकर आए थे कैस्ट्रो, जैसे कि स्टेट ऑपरेशन को थोड़ा सा कम करना, सरकार ने रियलाइज करा, बहुत सारे पॉलिटिकल बिजनेस को रिलीज करा। आज भी सोशलिज्म कम्युनिज्म इस को क्यूबा ने छोड़ा नहीं है। हालांकि जो है बढ़ावा दे रहा है ये प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल को, लेकिन कम्युनिज्म चलेगा। फिर आई बात वियतनाम की तरफ। देखिए इंडो चाइना जो है ये एक ऐसा रीजन है साउथ ईस्ट एशिया में जिसमें लाओस, वियतनाम और कैम्बोडिया आते हैं। ये फ्रेंच कॉलोनियल एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। इंडो चाइना जापानीज ऑक्यूपेशन के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 में अगर देखें, क्योंकि ये फ्रांस जो था ना इसने अग्री करा कि हम जापान का कंट्रोल दे देंगे इंडो चाइना के ऊपर, ठीक है। बट वर्ल्ड वॉर 2 में स्ट्रगल जो आज़ादी का था इन कॉलोनीज का वो बहुत बार देखा गया, तो कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको बढ़ावा दे रहे थे। वियतनाम या लीग ऑफ वियतनामीज इंडिपेंडेंस जो थी अंडर हो शी मिन, ये एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था वियतनाम को लेके। जापानीज ने जब डिफीट किया, मतलब जब जापानीज हार गए वर्ल्ड वॉर 2 में, तो फ्रेंच ने मना कर दिया कि हम डीकोलोनाइज नहीं करेंगे इंडो चाइना को। इसलिए वियतनाम ने ये सोचा कि भाई मतलब इन्होंने अगेंस्ट लड़ा जापानीज के वर्ल्ड वॉर 2 में, और उसके बाद फ्रेंच के भी अगेंस्ट। तो वियतनाम ने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस को फ्रांस से 1945 में, और इसकी वजह से शुरुआत हुई पहले स्ट्रगल की वियतनाम की, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इंडो चाइना वॉर 1946 से 54 तक की। अब हुआ क्या कि यूएसएसआर ने सपोर्ट करा हो शी मिन को, चाइना ने सपोर्ट करा वियतनाम को आर्म्स से, इक्विपमेंट से 1950s के बाद, जिसकी वजह से यहाँ पे यूएस ने हेल्प करा फ्रेंच को आर्म्स वगैरह से, तो ये सब चलता रहा। अब यहाँ पे देखिए फाइनली एक जेनेवा अग्रीमेंट हुआ जिसे साइन किया गया था। इसमें फ्रेंच सफर करे एक डिबेकल वेयर वियतमीज को ने करीब 12,000 फ्रेंच के ट्रूप्स को पकड़ लिया था एट अ प्लेस कॉल्ड डीन बीन्स फू। तो अब बात आती है क्यों आखिरकार सिविल वॉर जो है वियतनाम के अंदर, मतलब वाई क्यों हो रही थी, ये जो जेनेवा अग्रीमेंट हो गया उसके बाद क्यों हो रही थी। तो हुआ क्या कि इलेक्शन होने वाले थे 1956 में, ताकि एक सरकार बने यूनाइटेड वियतनाम की। हो ची मिन, ठीक है ना, इन्होंने तो कुछ टेम्परेरी सरकार बना ली थी नॉर्थ वियतनाम में। ये काफी कॉन्फिडेंट थे कि ये जीतेंगे, बट यहाँ पे बहुत दिक्कत थी। सरकार जो साउथ वियतनाम की थी उसने मना कर दिया इलेक्शन नहीं करेंगे कि कम्युनिस्ट विक्ट्री ना हो जाए। इसके से सिविल वॉर हुई, ठीक है। इन्होंने सपोर्ट करा हो ची मिन ने रेवोल्यूशनरीज को साउथ वियतनाम के, while US determined to prevent emergence of United Vietnam under communist rule। तो अब क्या है वियतनाम वॉर 1961 से 75 तक। तो यूएस के प्रेसिडेंट एसेनहावर ये सपोर्टर थे डोमिनो थ्योरी के। इनको डर था कि कहीं डोमिनो इफेक्ट ना आ जाए। चाइना के बाद नॉर्थ कोरिया भी एक कम्युनिस्ट के तौर पे हुआ था, और अगर साउथ वियतनाम भी बन गया तो जल्द ही क्या होगा कि साउथ वियतनाम जो है वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आएगा, और इससे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सब वैसी हो जाएंगी, और इससे हम लोग को घाटा है। तो सरकार जो दीम की थी साउथ वियतनाम में वो इतनी पॉपुलर नहीं थी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन था। इन सब वजहों से ऑपोजिशन ग्रुप्स जो फॉर्मर वियतमिन कम्युनिस्ट के थे और नॉन कम्युनिस्ट के थे, इन्होंने एक नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनाया 1960 में, और कहा कि चलो गठबंधन सरकार बनाते हैं और प्यार से रहेंगे। डिमांड जो उसकी थी इसे रिजेक्ट कर दिया गया, और वियतकॉन्ग एक कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन साउथ वियतनाम के अंदर उसने वॉरफेयर करना शुरू करा। बहुत सारे मॉन्क्स वगैरह को दिक्कतें हुई इससे, और 1961 से 75 तक प्रेसिडेंसीज के अंदर एसेनहावर की, कैनेडी, जॉनसन, निक्सन और फोर्ड की, इन सब की प्रेसिडेंसी में यूएस को मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट दिया साउथ वियतनाम में अगेंस्ट वियतकॉन्ग। जैसे मैंने बताया ना इन्होंने बहुत यूएस ने करा है। तो यूएस के एफर्ट्स अगर मैं बताऊं वियतनाम वॉर के अंदर, तो यूएस फेल हो गया था वियतनाम वॉर में, इंक्लूडिंग हैवी बॉम्बिंग, ठीक है। आई एम सो सॉरी, फेल नहीं कह रही हूँ, फेल नहीं हुआ था, आई एम रियली सॉरी। यूएस ने अपनी बहुत पावर का यूज करा वॉर में, जो है अभी नहीं हुआ है, अभी समझते चलिएगा आगे। काफी बॉम्बिंग करी, काफी कुछ करा, और
यहाँ पे अंडर कैनेडी के अंदर देखें तो प्रेसिडेंट जो यूएस के थे उनमें देखें तो सेफ विलेज पॉलिसी को लाया गया, है ना, कि गांव सेफ रहेंगे। जॉनसन के अंदर इन्होंने नॉर्थ वियतनाम को बॉम्ब करा, और नेक्सन के अंदर इन्होंने ज़्यादा ट्रूप्स वगैरह नहीं भेजे थे। खैर ना, अब मोटा मोटा आपको बता रही हूँ, पूरी पूरी लाइन नहीं पढ़ रही हूँ। अब मेन बात पे आते हैं कि यूएस क्यों फेल करा इस वियतनाम वॉर के अंदर। देखिए, पब्लिक सपोर्ट बहुत था वियतकॉन्ग को लेके और नेशनल लिबरेशन फ्रंट को लेके, जैसा आप समझ ही रहे हो। और गुरिल्ला टैक्टिक्स और कैमोफ्लेज की बात करूँ ना अगर मैं, तो वियतकॉन्ग जैसे कि वियतमिन वगैरह काफ़ी अच्छे थे अपनी गुरिल्ला कैंपेन में। इसके जो कैंपेन थे, जो इसके जो मेंबर्स थे, इजिली मिक्स होते थे पीजेंट के साथ में और यूएस के मिलिट्री कैंप से बच जाते थे। समझे, टेक्निक बहुत सही थी इनकी। और हो ची मिन ट्रायल, अगर इसकी बात करें तो ये इसमें जो रूट था ना, इट वाज सप्लाई रूट, जिसे हो ची मिन नॉर्थ वियतनाम के उन्होंने यूज करा, वियतकॉन्ग ने यूज करा फूड, आर्म्स, एड सप्लाई करने में साउथ वियतनाम को फ्रॉम द नॉर्थ वियतनाम। और जो रूट ये फॉलो करते थे वो था नॉर्थ वियतनाम, ये पैरेलल जाते थे लाओस वियतनाम फ्रंटियर में, और क्रॉस लाओस कैम्बोडियन को क्रॉस करते थे बॉर्डर को, एंड पैरेलल जाते थे कैम्बोडिया वियतनाम बॉर्डर में, और इसके बाद ये फाइनली एंटर करते थे साउथ वियतनाम में। तो इस तरीके था, तो काफ़ी कंटिन्यू चलता रहा, अपना सप्लाई वप्लाई पहुंचती रही। फिर यूएसएसआर का सपोर्ट था, चाइना का सपोर्ट था आर्म्स वगैरह में। उसके बाद नॉर्थ वियतनामीज की रेजिलियंस थी, है ना, काफ़ी हाई कैजुअलिटी इन्होंने सफ़र करी थी, इसलिए तब भी रेजिस्ट कर रहे थे यूएस को। और फाइनली वॉर का ख़त्म होना कि 1973 आते आते पब्लिक का ओपिनियन यूएस को लेके वो बहुत फेवर में था कि भाई वॉर ख़त्म करो, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे वॉर ख़त्म हुई। 1975 तक यूएस पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट ये फेल हो गई थी साउथ ईस्ट एशिया में। फिर आई बात चीन की, तो ये काफ़ी, चीन की बात करें तो ये पहला मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बना जहाँ पे कम्युनिस्ट लीडर को इलेक्ट करा गया था। किस लिए पावर में लाया गया था, और इसे कहा गया था फर्स्ट पीसफुल कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। सैल्वाडोर एलेंडी बिलीव दैट कम्युनिज्म कैन बी ब्रॉट अबाउट विदाउट मतलब कम्युनिज्म को ला सकते हैं बिना किसी वायलेंट रेवोल्यूशन के। फ्री ये लीडर थे बिफोर एलेंडी, एंड इनकी जो सरकार थी वो 1965 से 70 तक रही थी। इनके टाइम पे यूएस ने सपोर्ट करा था चीन को विद एम्स एंड इन्वेस्टमेंट के साथ में। चलिए, अब क्यों एलएनडी जो है वो 1970 के इलेक्शंस जीते थे पहले समझते हैं। देखिए, दोनों ही लेफ्ट और राइट के जो इनके लीडर्स थे वो फ्री के अगेंस्ट थे, और लेफ्ट विंग पार्टीज चाहते थे कि वो नेशनलाइजेशन हो जाए कॉपर माइंस का, वाइल राइट विंग चाहते थे कि सरकार ऑलरेडी बहुत आगे आ चुकी है सोशलिस्ट रिफॉर्म में। 1969 में चीन के अंदर एक सीरियस सूखा पड़ा एंड बहुत हाई फूड इन्फ्लेशन हो गया, दाम बढ़ गए, इतनी भारी मात्रा में फूड के रेट बढ़ना, इससे इंपोर्ट कराना पड़ा, और इंडस्ट्री जो रुकी हुई थी बहुत हाई पॉवर्टी में चली गई। अब एलएनडी की पॉलिसीज की बात करते हैं। इन्होंने प्राइस कैप लगाया कंपनी पे, इन्होंने जो है राउंड इंक्रीज करा वेजेस में, बहुत आगे गए, नेशनलाइजेशन किया बैंक्स का, कॉपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, प्रोग्राम लेकर आए अच्छे लैंड रिफॉर्म्स के लिए। इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन क्यूबा, चाइना और ईस्ट जर्मनी के साथ अच्छे करे। तो ये सब बात है। वाई कूप, देखिए यहाँ पे एक डर था लोगों के बीच में, राइट विंग पार्टीज के, कि कहीं एलएनडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना ले आए अपने सेकेंड टर्म ऑफ प्रेसिडेंट को लेके। यहाँ पे एक ही होता है, रीजन ये थे कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो रहा था, जिससे फूड शॉर्टेज होगी, फूड इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। सोशलिस्ट रिफॉर्म्स जो थे, इसमें डर था कि कहीं जो है ऐसा ना करें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, इसलिए सरकार के पास पैसा ना बचे। नेशनलाइजेशन जो इन्होंने किया, इसकी वजह से फ्रीक्वेंट स्ट्राइक हो रही वर्कर्स वगैरह की, तो इसकी वजह से और दिक्कत। कम्युनिस्ट इम्पेशेंट हो रहे थे, यूएस और राइट विंग जो सरकार थी रेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में, उनको डर था कि कहीं कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ना फैल जाए कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो अब थोड़ा द कूप समझते हैं। देखिए, राइट विंग पॉलिटिकल लीडर्स और मिलिट्री जो है वही रिस्पॉन्सिबल थी इस कूप के लिए। अब जैसा कि आप यहाँ पे प्रॉपर देख भी सकते हो, एक इमेज यहाँ पे बहुत अच्छी जो है वो लगाई गई थी।
अच्छा पहले समझ लीजिए कूप का मतलब क्या होता है, एक सडन वायलेंट इलीगल सीजर पावर का, ठीक है, फ्रॉम अ गवर्नमेंट। ये तो याद रखिएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा क्या बोल देती हैं हर बार। तो 1973 में एलईडी को रिमूव कर दिया गया एंड मिलिट्री कूप में बाय जनरल पिनोशेट विद द हेल्प ऑफ यूएस सपोर्ट, एंड बाद में इनको मार भी दिया गया। देखिए लंबी चौड़ी कहानियां है इसके अंदर, तो हम आपको अब शॉर्ट में समझा रहे हैं बिकॉज सेम चीज़ें कहीं ना कहीं रिपीट होती जा रही हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं है। अफ्रीका की बात करें तो मोजाम्बिक और अंगोला सरकार के अंदर आए, स्ट्रॉन्ग मार्क्सिस्ट कनेक्शन रहे इनके आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। चलिए चाइना रशिया रिलेशन की बात करते हैं कोल्ड वॉर के टाइम पे। पहले 1956 तक अच्छे रिलेशन रहे, स्टेलिन ने रखे थे। 1950 में चाइना और यूएसआर ने एक ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस को भी साइन किया था। चाइना ने यूएसआर की साइड ली कोल्ड वॉर में, इसने इन्वेड किया कोरिया को कम्युनिस्ट रिजाइम के बिहाफ पे, नॉर्थ कोरिया को। ठीक है, तो क्यों रिलेशन जो है वो खराब हुए 1956 के बाद? देखिए चाइना अगेंस्ट था डिविजनिज्म के यूएसआर के, निकिता के अंडर, और माओ ने अपोज करा सॉफ्ट जो अप्रोच है कि हम साथ में रहेंगे कैपिटलिस्ट के साथ में। फिर बाउंड्री का डिस्प्यूट, चाइना चाहता था कि इतना भारी रशिया ने जो ले लिया है एरिया, हमको लौटाओ। वियतनाम यूएसआर और चाइना की बात करें तो 1970 में यूएसआर और चाइना दोनों ने एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे थे लीडरशिप को लेकर, तो ये कॉम्प्लिकेटेड बन गया था। 1984 में चाइना ने अपना दुख जताया रशिया के अगेंस्ट, जैसे रशिया के ट्रूप्स का होना अफगानिस्तान में, रशियन सपोर्ट करते थे वियतनाम ट्रूप्स को कैम्बोडिया में, रशिया के ट्रूप्स का बिल्डअप चाइनीज बॉर्डर्स में अलोंग मंगोलिया एंड मैंचूरिया। और डिटेंटी पोस्ट की बताऊं तो मतलब 1985 के बाद की बात, तो गॉर्बाचेव ने कोशिश करी कि चाइना के साथ रिश्ते अच्छे हों, दोनों कंट्रीज ने एग्रीमेंट को भी साइन किया ट्रेड वगैरह को लेके, अफगानिस्तान से विड्रॉ को भी लेके 1986 में, और 1989 में वियतनाम ने विड्रॉ करा ट्रूप्स को कैम्बोडिया से, और टेंशन थोड़ी कम हुई चाइना वियतनाम और रशिया के बीच में। अब चाइना और यूएस के रिलेशन कोल्ड वॉर के टाइम पे म्यूचुअल हॉस्टिलिटी रही थी 1971 तक, ठीक है। ये रिलेशनशिप हॉस्टाइल हुआ कोरियन वॉर के बाद। यूएस ने सपोर्ट करा शियांग साई शेक को, यूएस की मिलिट्री का बेस था ताइवान में, ये दिक्कत थी। यूएस ने ब्लॉक करा था पीपल रिपब्लिक और चाइना की एंट्री यूएनएससी में 1971 तक, हमने सपोर्ट किया था। सोचो आज भी हम लोगों का जो है एहसान नहीं मानता है, कैसा है। चाइना ने सपोर्ट किया हो मिंगशिंग को ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ वॉर। डिडेंटी सिंस 1971 देखें तो डिडेंटी इम्प्लाइज अ परमानेंट रिलैक्सेशन इन टेंशंस, तो वो हुआ 1971 के बाद। दोनों यूएस चाइना अगेंस्ट थे यूएसआर के इन्वेजन को लेके, अफगानिस्तान को लेके, अफगानिस्तान के अंदर। तो ये सारी बातें हैं, थोड़ा सा मैं डाउन हो गई होंगी उसके लिए माफ़ी क्योंकि आज बहुत हो चुका है, 2 बार तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया और उसके बावजूद भी जो है वो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, बट टारगेट है, कर लेते हैं, कुछ इतना नहीं है। अच्छा जो सुकून से चल रहा था वो कैसे खत्म हुआ, एंड ऑफ डिटेंटी। तो आज देखते हैं ना दोनों लड़ते रहते हैं, तो देखिए द तियानमेन स्क्वायर इंसिडेंस जो हुआ था, जहाँ पे डेन जियोपिंग ने क्रैक डाउन किया हेविली ऑन प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स, डीपली क्रिटिसाइज करा यूएस ने। और 1996 में टेंशंस जो यूएस और चाइना के बीच में थी वो इतनी ज़्यादा थी जब चाइना ने एक नेवल एक्सरसाइज करी ताइवान की स्टेट्स पे अगेंस्ट फोर्थ कमिंग डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन ताइवान। तो ये सारी बातें और बढ़ी। दूसरे एरिया जैसे क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी को लेके यूएस चाइना बहुत सारी बात लड़े, इसलिए वक्त वक्त पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब आई बात एंड ऑफ कोल्ड वॉर की, तो जैसे जैसे कम्युनिज्म हटा ईस्टर्न यूरोप में, है ना, अगस्त 1988 से दिसंबर 1991 तक, और डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसआर का दिसंबर 1991 में, कोल्ड वॉर भी खत्म हुई। तो रिवर्स डोमिनो इफेक्ट होने लगा। यूएस had been worried about domino effect in emergence of communist countries. डेथ स्टेलिन की, जो लीडर कहते थे चलो प्यार से रहते हैं, है ना, सबके साथ, उसकी उनकी डेथ होना। पोलैंड अगस्त 1988 में देखें तो सॉलिडारिटी ट्रेड यूनियन का भारी मात्रा में एंटी गवर्नमेंट स्ट्राइक, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे मतलब इसने फोर्स किया उसको टू होल्ड फ्री इलेक्शंस, जिसमें कम्युनिस्ट हार गए। स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स का होना, मिलिट्री अलायंसेस का अंडरलाइन होना, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी का होना, कम्युनिज्म का फॉर ईस्टर्न यूरोप में, तो ये सारी वजहें हैं। तो इफेक्ट क्या रहा
एंड ऑफ कोल्ड वॉर का इंटरनेशनल रिलेशन पे। देखो ईस्ट वेस्ट जो इतना दुश्मनी थी वो यहाँ पे जो है कम हुई, ठीक है। मतलब एक जो न्यूली इमर्ज स्टेट्स थी पुराने वाले यूएसएसआर की, वो वेस्टर्न कंट्रीज को अपना दुश्मन नहीं मानती थी इतना ज़्यादा, ठीक है, जिस तरीके से यूएसएसआर की दुश्मनी थी। फिर सेपरेटरिज्म था और हॉस्टिलिटी थी बिटवीन द फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो ये इसलिए था क्योंकि नेशनलिज्म हर एक के अंदर पुराने वाले कम्युनिस्ट कंट्री को लेके था, ठीक है। और नेशनलिज्म पहले जो था वो कम्युनिज्म दबा देता था, है ना, क्योंकि उस समय सब साथ में था मामला। तो कभी कभी डिस्प्यूट सेटल होते थे प्यार से, जैसे चेकोस्लोवाकिया वाला, है ना, इसको डिवाइड करा गया था चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में 1993 में। बट बहुत सारी दफ़ा डिस्प्यूट्स जो थे वो वायलेंट हो जाते थे, जैसे अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई होना टेरिटोरियल को लेके, वायलेंट सिविल वॉर्स होना जॉर्जिया को लेके, है ना, बोस्निया में दिक्कत। इसलिए आप ये कह सकते हो कि जो वेस्टर्न यूरोप था वो प्रोसेस में था इकोनॉमिक यूनिटी के, है ना, और ईस्टर्न यूरोप जो था वो प्रोसेस में था डिसइंटीग्रेशन और हार्मनी के। और जो खतरा था न्यूक्लियर प्योरिफिकेशन का वो बढ़ गया था। अब क्यों? क्योंकि कोई भी नो यूएसएसआर टू पुलिस या अदर स्टेट्स अलोंग विद यूएस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पुरानी कम्युनिस्ट स्टेट की वो चली आ रही थी, जो नया जर्मनी बना था इससे इमिग्रेशन प्रॉब्लम आ रही थी। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न यूरोप जो था वो अब बिल्कुल बुरी हालत में था ना, कोल्ड वॉर के बाद बहुत सारे रिफ्यूजीज जो है वो जर्मनी पहुंचे 1992 में, एंड इसकी वजह से प्रोटेस्ट होने लगी जर्मनी में नियो नाजीज के द्वारा। तो ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट में हम यूरोपियन यूनिटी को करेंगे। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत मेहनत लगती है। एंड ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरी मेंबरशिप को, इन लेक्चर्स को देख सकते हो फेसबुक पे भी आप। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो करिए। थैंक यू, बाय बाय।